आज के इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम इंजीनियरिंग की एक ऐसी बेमिसाल जीत, एक ऐसी शानदार वापसी की कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने सच में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। मेरा मतलब है, ये सिर्फ एक मशीन के चांद पर उतरने की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो कभी हार न मानने वाले जज्बे और एक असाधारण संकल्प की दास्तान है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले शुरुआत, फिर तैयारी, सफर, चरम बिंदु, उसके बाद परिणाम और आखिर में इसकी विरासत। तो पहला हिस्सा, शुरुआत 2019 की वो खामोश रात। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, जब इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कमान संभाली ना, तो उन्होंने इस मिशन को देखने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। 2019 में जो हुआ, उस क्रैश की खामोशी से एक बिल्कुल नई फिलॉसफी का जन्म हुआ, जिसे हम फेलियर बेस्ड डिजाइन या विफलता आधारित डिजाइन कह सकते हैं। उन्होंने अपनी टीम से एकदम साफ शब्दों में कहा, भूल जाइए कि सब कुछ सही होगा। मान लीजिए कि सेंसर फेल हो जाएंगे, मान लीजिए कि इंजन जरूरत से ज्यादा पावर दे देंगे। अब एक ऐसा लैंडर बनाइए जो इन सब के बावजूद जिंदा बचे। सोचिए, ये सिर्फ एक निर्देश नहीं था, ये चंद्रयान 3 का पूरा नया डीएनए था। अब जिसे पूरी दुनिया 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिली एक दर्दनाक हार मान रही थी, इसरो के हमारे इंजीनियरों ने उसे कभी हार नहीं माना। सच कहूं तो उन्होंने उन खामोश स्क्रीन्स को एक बहुत बड़े डेटा सेट की तरह देखा। आपको पता है, ऑर्बिटर तो अभी भी वहीं था, काम कर रहा था और लगातार उसी जगह की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भेज रहा था। बस यहीं से वो जिद पैदा हुई, एक ऐसा लैंडर बनाने की जिद जो किसी भी हाल में फेल ना हो। दूसरा हिस्सा, तैयारी, रॉकेट और नए क्षेत्र। आप पिछली गलतियों से कैसे सीखा गया, ये बहुत ही शानदार बात है। चंद्रयान 2 में 5 इंजन वाला एक काफी जटिल सेटअप था, है ना? तो चंद्रयान 3 में उसे बदलकर 4 इंजन का सेटअप कर दिया गया। बीच के उस 5वें इंजन को हटाने का फायदा यह हुआ कि लैंडर का वजन कम हो गया और सतह के करीब हवा का जो टर्बुलेंस होता है वो भी घट गया। और सबसे कमाल की बात बताऊं, इस बचे हुए वजन का इस्तेमाल बड़े ईंधन टैंक लगाने में किया गया। मतलब अगर विक्रम लैंडर को एक सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए हवा में थोड़ा ज्यादा देर तक भटकना भी पड़े, तो भी उसका फ्यूल कभी खत्म ना हो। एकदम मास्टर स्ट्रोक। लेकिन सवाल यह है कि विक्रम जा कहां रहा था? दक्षिणी ध्रुव। जी हां, चांद का वो अंधेरा और बेहद खतरनाक हिस्सा जहां के बड़े बड़े क्रेटर हमेशा अंधेरे में डूबे रहते हैं और तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ये एक तरह से ब्रह्मांड के विशाल रेफ्रिजरेटर हैं। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी खतरनाक जगह पर क्यों जाना? क्योंकि अगर इंसान इस जमे हुए पानी को खोज ले और उसे रॉकेट ईंधन या सांस लेने वाली ऑक्सीजन में बदल सके, तो सोचिए, भविष्य में चांद अंतरिक्ष का एक गैस स्टेशन बन सकता है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सफर, अंतरिक्ष की ओर छलांग। 43.5 मीटर ऊंचे LVM-3 रॉकेट, जिसे बड़े प्यार से फैट बॉय कहा जाता है, उसे चांद तक ले जाने का सफर सच में दिलचस्प था, वो भी इतने सख्त बजट में। याद है, अपोलो मिशन सीधा 3 दिन में चांद पर पहुंच गया था, लेकिन उसमें बेहिसाब ईंधन लगा था। चंद्रयान 3 ने स्मार्ट तरीका अपनाया और लगभग 40 दिन का समय लिया। इसे बिल्कुल एक झूले की तरह समझिए। झूले को ऊपर ले जाने के लिए हर बार सही टाइम पर धक्का देना पड़ता है। ठीक वैसे ही पृथ्वी की कक्षा में लगातार अपने चक्कर बढ़ाते हुए और फिर एक सटीक ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन के जरिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करते हुए इस तकनीक ने सैकड़ों किलो ईंधन बचा लिया। और यही वो ईंधन था जिसकी लैंडिंग के समय सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी। चौथा हिस्सा, चरम बिंदु, खौफ के वो 15 मिनट। तो 17 अगस्त को स्पेसक्राफ्ट अलग हुआ और विक्रम लैंडर ने अपनी उड़ान अकेले शुरू की। अब यहां एक पेंच था, कम्युनिकेशन लैग, यानी संचार में होने वाली देरी। इसका सीधा सा मतलब था कि पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिक विक्रम को लाइव कंट्रोल नहीं कर सकते थे। विक्रम अब पूरी तरह से अपने ही भरोसे था। इसीलिए इसे बिल्कुल एक रफ एंड टफ SUV की तरह डिजाइन किया गया था। इसके पैरों में हॉनीकॉम शॉक एब्जॉर्बर्स लगाए गए थे, ताकि अगर वो किसी पत्थर से टकरा भी जाए या लैंडिंग के वक्त थोड़ा तिरछा हो जाए, तो भी वो उस झटके को बर्दाश्त कर ले और उसका मेन स्ट्रक्चर पूरी तरह सेफ रहे। अब जरा इस टाइमलाइन की रफ्तार को महसूस कीजिए। शाम 5:44, रफ ब्रेकिंग शुरू। जो स्पीड ध्वनि की गति से भी 5 गुना तेज थी, उसे तेजी से कम किया जाता है। कुछ ही मिनटों बाद फाइन ब्रेकिंग, लैंडर एकदम सीधा यानी वर्टिकल हो जाता है। 150 मीटर की ऊंचाई और लैंडर हवा में रुकता है, होवर करता है। बस कुछ सेकंड बचे हैं। लैंडर का AI तेजी से नीचे की तस्वीरें खींचता है, मिली सेकेंड्स में अपने नक्शों से मिलाता है, एक सुरक्षित जगह ढूंढता है और फिर 6:04 पर टचडाउन। भारत चांद पर है। उफ, जैसे ही ये शब्द गूंजे, इसरो के कंट्रोल रूम में खुशी का जो सैलाब आया ना, वो उस भारी तनाव के बाद ली गई एक बहुत गहरी, बहुत सुकून भरी सांस थी। 2019 का वो जो एक भूत था, वो हमेशा के लिए दफन हो चुका था। हमने इतिहास रच दिया था। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, परिणाम, दक्षिणी ध्रुव के रहस्य खोलना।
और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि आखिर ये जगह इतनी खास क्यों है। लैंडिंग का जश्न तो हो गया, लेकिन जब वो चार्ज और खुरदुरी धूल शांत हुई ना, तब बाहर आया हमारा प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान के LIBS लेजर ने पहली बार वहीं मौके पर ही सल्फर होने की पक्की पुष्टि की। मतलब चांद का एक ज्वालामुखी अतीत रहा है। इसके साथ ही एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन और सिलिकॉन जैसे तत्व भी मिले। सोचिए इसका मतलब क्या है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कल को जब इंसान वहां जाएगा तो उसे ईंट, पत्थर या सोलर पैनल बनाने के लिए पृथ्वी से सामान ढोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सारा कच्चा माल, वो सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स चांद की उसी मिट्टी में मौजूद हैं। अब जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए। लैंडर के चास्टे प्रोब ने जब चांद की सतह के सिर्फ 8 सेंटीमीटर नीचे, जी हां, सिर्फ 8 सेंटीमीटर नीचे अपने सेंसर्स डाले तो क्या हुआ? सतह पर तापमान था उबलता हुआ 50 डिग्री सेल्सियस और जमीन के जरा सा नीचे वो -10 डिग्री तक गिर गया। सीधे 60 डिग्री का अंतर। ये इस बात का पक्का सबूत है कि चांद की वो जो मिट्टी है ना, जिसे रेगुलित कहते हैं, वो एक कमाल की थर्मल इंसुलेटर है। मतलब अगर हम भविष्य में चांद की सतह के नीचे अपने बेस या बंकर बनाते हैं तो वो हमें वहां की खतरनाक गर्मी और जानलेवा ठंड दोनों से नेचुरली बचा सकते हैं। है ना कमाल की बात? इसके अलावा लैंडर के उपकरणों ने वहां के विरल प्लाज्मा और मूनक्वेक यानी चांद पर आने वाले भूकंपों को भी रिकॉर्ड किया। ये जो विरल प्लाज्मा है ना, ये हमारे भविष्य के नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि वहां रेडियो सिग्नल्स बिना किसी डिस्टर्बेंस के काम कर सकेंगे। और आयल्सा सीज़्मोमीटर ने जो कंपन रिकॉर्ड किए हैं, वो असल में भविष्य में चांद पर इंसानी बस्तियां बसाने के लिए एक तरह का साइट सर्वे है। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, छठा भाग, विरासत, एक अंतरिक्ष महाशक्ति का जन्म। ये एक अकेला नंबर अपने आप में पूरी की पूरी कहानी बयां कर देता है। सिर्फ $75 मिलियन। इस मिशन ने पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि भाई विश्व स्तरीय अंतरिक्ष खोज के लिए आपको हमेशा अरबों डॉलर पानी की तरह बहाने की जरूरत नहीं होती। इस गजब की कॉस्ट इफिशिएंसी और इनोवेटिव तरीके ने आज एरोस्पेस स्टार्टअप्स की एक पूरी नई पीढ़ी को हिम्मत दी है, उन्हें प्रेरित किया है। प्रज्ञान रोवर के पिछले पहियों ने चांद की उस बिना हवा वाली जमीन पर हमारे भारत के राज्य चिन्ह को उकेर दिया। अब वहां ना तो कोई हवा है और ना ही कोई मौसम, इसलिए ये निशान वहां लाखों सालों तक ऐसे ही ताजा रहेंगे। और ये सिर्फ एक मुहर नहीं है, ये इस बात का हमेशा रहने वाला सबूत है कि सफलता की लंबी सड़क पर विफलता बस एक डेटा पॉइंट से ज्यादा और कुछ नहीं होती। तो आखिर में एक विचार जो जहन में आता है, चांद का ये जो रहस्यमयी दक्षिणी ध्रुव है, वो अब आधिकारिक रूप से भविष्य की खोजों के लिए खुल चुका है। हमने वहां सेफ लैंडिंग कर ली, सारा डेटा भी जुटा लिया। तो अब आगे क्या? अगला चंद्रयान 4 मिशन अपने साथ हमारी धरती पर कौन से नए ब्रह्मांडीय रहस्य और मिट्टी के कौन से नए नमूने लेकर आएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन अंतरिक्ष विज्ञान के इस नए और रोमांचक अध्याय का बेसब्री से इंतजार करवाता है।